जाइए और वहां पर मताधिकार का प्रयोग करके जरूर वोट करिए। बिल्कुल। और चर्चा के लिए खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देते हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस की ओर से अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। अभी कांग्रेस की ओर से प्रतीक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत आशुतोष रावत जी आपके साथ करते हुए, चूंकि अभी हमने परसेंटेज बताया, वोट परसेंट काफी कम है आंकड़ा, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे और क्या लग रहा है? प्रियंका जी, इस वोटिंग परसेंटेज को आप बहुत कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 33.7 के करीब अभी तक दोपहर 1:30 बजे तक वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में हुआ है। और पिछले बार 67 पॉइंट समथिंग पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के अंदर वोटिंग परसेंटेज था। 1:30 बजे के बाद में लगभग शाम के टाइम में जो 4 बजे से 6 बजे तक पोलिंग होती है, उसमें इस आंकड़े को लगभग दुगना माना जाता है। तो उसके हिसाब से ये आंकड़ा पिछले बार के आंकड़े को पार कर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए आंकड़े को बहुत ज़्यादा कम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन ने सुधारी है, जिस तरह की वोटिंग लिस्ट पर काम हुआ है, वोटर लिस्ट प्रॉपर हुई है, उसके हिसाब से निश्चित तौर पर एक अगर बड़ी ग्रोथ इसमें नहीं देखने के लिए मिलती है तो आप उसको कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत नहीं बढ़ा है, लेकिन पिछले बार से कम नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि इस चुनाव में एक वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे एक बड़ा रीजन ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से मुझे लगता है कि सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के नाम और मोदी के काम के नाम पर पार्टी ने इस पूरे कैंपेन को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई विशेष मेहनत नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भी राजस्थान के अंदर कुछ बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए। जो चुनाव के लिए स्थानीय उम्मीदवार थे, उन उम्मीदवारों ने अपने स्तर पर इस पूरे कैंपेन को उठाने की कोशिश की। तो शायद दोनों बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से वोटर्स को बाहर निकालने के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रयास नहीं हुए, वरना यह आंकड़ा 70% से ऊपर भी जा सकता था। हालांकि अभी भी मुझे उम्मीद है कि आंकड़ा उतने के लगभग क्योंकि कई जगहों पर मतदान का बहिष्कार भी किया जा रहा है। कई ग्रामीण कह रहे हैं कि हमें तो सुविधाएं नहीं मिलती, हम वोट आखिर क्यों करें। और शायद यही वजह है कि अभी फिलहाल परसेंटेज कम है। हालांकि मैं बात कर रही थी सुबह जिस तरीके से रफ्तार दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है उस पर। अब प्रतीक सिंह जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कई सारे मुद्दे बीजेपी उठा रही है, जैसा कि अभी आशुतोष जी ने भी कहा कि बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा भुना रही है, साथ ही साथ 370 ट्रिपल तलाक, ये वो बड़े मुद्दे हैं जिनके दम पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने भी ज्यादा कोशिशें की नहीं। मुद्दे क्या हैं आखिर आपके? प्रियंका जी, मुद्दा सबसे पहला तो यह है कि 2014 और 2019 के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे देश के साथ में, क्या वो वादे पूरे हुए? मुद्दा ये है कि जो देश की में जो आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, हम 144वें नंबर पर हैं पर कैपिटा इनकम के अंदर, मुद्दा वो है। मुद्दा है कि जो हम जो भुखमरी सूचकांक हैं उसके अंदर पूरे दुनिया के अंदर 123वें नंबर पर हैं। मुद्दा ये है कि जो भ्रष्टाचार है वो देश के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हम 85वें नंबर पे थे, अब 95वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मुद्दा ये है कि 22 लोगों के पास इस देश की 60% संपत्ति है। तो इसी वजह से जो महंगाई बढ़ी है, जो आर्थिक विषमता बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, 2047 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी तो हम मुद्दा दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रियंका जी, मैं यही तो कह रहा हूं, आप तीसरी व्यवस्था बना दीजिए, पहली व्यवस्था बना दीजिए। इस देश के अंदर आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। इस देश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे दुनिया के अंदर हम 144वें स्थान पर हैं। तो ये जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, वो कुछ लोगों की ग्रोथ हो रही है, बाकी पूरे देश की ग्रोथ हो ही नहीं रही है, क्योंकि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। लोग बोल रहे हैं आटा, दाल, चावल, चीनी वो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। गैस सिलेंडर वादा किया गया था कि गैस का सिलेंडर 250 रुपए में दिया जाएगा सब्सिडी के साथ में, वो गैस का सिलेंडर 1100 के पार पहुंचा दिया था और अब जाकर के चुनाव के समय पे कम किया गया। प्रतीक जी, आप देखिए पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 26 बार बढ़ाई गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रतीक जी रोकना चाहते हैं। इस बीच में बड़ी खबर ये आ रही है अनूपगढ़ से, जो बताते चले, भारत पाक सीमा से एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया है। पाकिस्तान के बहावलपुर का ये घुसपैठिया बताया जा रहा है, जिसका नाम अफजल है।
तो बीएसएफ ने पूछताछ के बाद कोठी पुलिस को अफजल को सौंप दिया है। घुसपैठिए से पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियां जुट चुकी हैं। घुसपैठ की कोशिश क्यों की गई, मकसद क्या था, यह फिलहाल जांच का विषय है। पूछताछ के बाद इसका खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर अनूपगढ़ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां एक और लगातार मतदान जारी है तो वहीं दूसरी ओर भारत पाक सीमा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा गया है। बहावलपुर का घुसपैठिया अफजल बताया जा रहा है, जिसे पकड़कर अब उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि कोठी पुलिस को सौंप दिया गया है, सुपुर्द कर दिया गया है। घुसपैठिए से लगातार जांच सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं कार्रवाई करने में कि आखिर कहां से घुसा, किसने मदद की, क्या किसी लोकल स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की, क्योंकि भारत पाक सीमा को क्रॉस करना, बॉर्डर एरिया को क्रॉस करना, जब इतने सुरक्षा जवान वहां पर तैनात हैं। अब अपने तरफ गेस्ट की तरफ फिर से रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है आशीष जी, प्रतीक जी का जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं, आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई है, रिसेशन पीरियड्स खत्म हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस लगातार सवाल उठा रही है, आपके विकसित भारत पे भी सवाल उठाया जा रहा है, आपके बेरोजगारी पर भी सवाल उठाया जा रहा है, और यह भी बोला जा रहा है कि बीजेपी कुछ तो नहीं की है, और आप कहते हैं कि बहुत कुछ किया है। श्रुति जी, सबसे पहले तो आज लोकतंत्र के जो महापर्व है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और प्रथम चरण का मतदान पूरे देश में और प्रदेश की 12 लोकसभा क्षेत्रों में हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप भी बार बार अपील कर रहे हैं, मैं सभी प्रदेशवासियों को जहां चुनाव हो रहा है उनसे अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें, अभी भी काफ़ी समय शेष है। देखिए श्रुति जी, हमको समझना पड़ेगा कि आज 10 साल हो गए हैं मोदी जी की सरकार को, जो सेवा सुशासन गरीब कल्याण की हमने सरकार दी, और पिछले 10 सालों में जो हमने विकास किया, जो विरासत के मुद्दे हमने उठाए, जिस तरह से देश को हमने सुरक्षित किया, वो तमाम मुद्दे जो हैं जनता के ध्यान में हैं। जनता इन मुद्दों को ध्यान में रख कर के ही वोट करेगी। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है श्रुति जी, जब 2004 से 2014 तक जो गवर्नमेंट थी, जो घोटालों और भ्रष्टाचार की गवर्नमेंट थी, और जो अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 कहा जाता था, कि लचर इकोनॉमी जिसको कहा जाता था, वो आज हमारी विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हम 11वें पायदान से श्रुति जी आज 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं, और मोदी जी का ये संकल्प है कि तीसरे कार्यकाल में हम भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर लेकर के आएंगे। जो देश में आज राजनीतिक स्थिति है, यहाँ पे आशुतोष जी भी बैठे हुए हैं, और जो प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है, हमारा नेता बहुत अच्छा है, हमारी नीतियां बहुत अच्छी हैं, और आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत भी बहुत अच्छी है, तो नतीजे भी हमारे बहुत अच्छे आने वाले हैं। प्रदेश की 25 प्रतीक जी, इसका जवाब देना चाहेंगे जा रहे हैं, देश में 370 जीतेंगे। इसका जवाब देना चाहेंगे प्रतीक जी? देना चाहूंगा। मैंने पूछा, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पूछा था कि 2014 और 2019 के अंदर जो वादे किए गए, उन वादों का क्या हुआ। वादा किया गया था कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस आ जाएगा, तो क्या काला धन वापस आ गया? एक एसआईटी बनाई गई थी, उस एसआईटी का क्या हुआ? वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे, तो क्या 20 करोड़ रोजगार दे दिए गए? वादा किया था कि महंगाई कम की जाएगी, वो महंगाई कम की गई क्या? वादा किया गया था 35 रुपए लीटर में पेट्रोल और डीजल मिलेगा, तो क्या 35 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है क्या? वादा किया गया था कि किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन सरकार की एनएसएसओ ये कहती है कि 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय रह गई है। वादा किया गया था कि गंगा की सफाई की जाएगी, क्या हुआ उस गंगा की सफाई का? कोई नहीं किया। इन्होंने अपने किसान गोद लिए थे, गांव गोद लिए थे सांसदों ने, उन गांवों की हालत देखी क्या बद से बदतर हो गई है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, आपको एक भी स्मार्ट सिटी, बायनाकुलस लेकर घूम रहा हूं मैं, मेरे को एक भी स्मार्ट सिटी नजर नहीं आ रही है। तो ये कैसे वादे हैं? और इसीलिए ये घूम फिर करके आप देखिए, राजस्थान की अगर बात करेंगे, इनके संकल्प पत्र में इन्होंने एक बात लिखी है मोदी जी ने, कि 70 साल से ऊपर बुजुर्ग को ये 5 लाख रुपए का बीमा देंगे, स्वास्थ्य बीमा। और हिंदुस्तान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 साल है, मतलब जो औसत उम्र है वो 70 साल है, और ये 70 साल के ऊपर वाले को 5 लाख देंगे। जबकि हमारी पूर्ववर्ती राजस्थान की सरकार में हमने 25 लाख रुपए का बीमा दिया था प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बूढ़े को और गरीब से लेकर के अमीर को। और आज भी हमने वही वादा हमारे घोषणा पत्र के अंदर, लेकिन उन वादों पर जीत तो नहीं मिली आपको। विधानसभा चुनाव में हार गए आप, तो आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो वादे कारगर साबित होंगे? जीत मिली या नहीं मिली, आपको ये लगता है कि वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है? अगर हम कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए का प्रत्येक हिंदुस्तानी को, लोगों से जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं आप? यही तो सवाल है ना। आप कह रहे हैं कि हम लोगों के हित के बारे में सोचते हैं,
लेकिन वो मुद्दे हावी नहीं हो पाते हैं चुनाव में। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए आपको क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे हावी हो रहे हैं? नेशनल इश्यूज अलग हैं, जो कि मुद्दे उठाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से राम मंदिर को लेकर या फिर 370 को लेकर, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी हो रहे हैं राजस्थान में? देखिए प्रियंका जी, पहले तो दोनों राजनीतिक दलों के एंगल से अगर इन दोनों प्रवक्ताओं की बात पर आप गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उनके मैनिफेस्टो में था और उन्होंने जो पूरा किया, जो डिलीवर किया, या ये कहें कि उनके कैडर जो वोटर था, जो उनका संगठनिक मतलब ढांचे में जो उनकी बड़ी 3 मांगे थी, उन तीनों मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में पूरा किया। चाहे वो श्री राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, या फिर कॉमन सिविल कोड की बात हो, तो उस पर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता पर अगर आप बात सुने, कॉमन सिविल कोड अभी आया नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस दिशा में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और उत्तराखंड में उसको लागू किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के प्रवक्ता की आप बात करें तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी जो सवाल उठा रहे हैं उनमें से कुछ सवाल वाकई जायज है, क्योंकि वो सरकार की उपलब्धियां, अगर यह कहा जाए कि सरकार, कोई भी सरकार अपने मैनिफेस्टो को 100% अगर पूरा फुलफिल करती है तो शायद मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में यह कहना सही है। तो आशुतोष जी, इसी पे एक मेरा सवाल भी है, लेकिन जनता के बीच में, लेकिन जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है, यह दोनों राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। उनको यह समझना पड़ेगा कि कौन ज्यादा बड़ा मुद्दा है। क्या महंगाई का मुद्दा लोगों को प्रभावित कर पा रहा है, या श्री राम का मंदिर बनाना लोगों की भावनाओं को ज्यादा उद्वेलित कर रहा है कि वो वोट देने के लिए किस पार्टी के पक्ष में जाए। तो मुझे लगता है कि यह फर्क दोनों राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों के बीच में मुझे स्पष्ट दिखता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके मुद्दों के नाम पर देश की जनता वोट करना चाहती है, और उन मुद्दों का सही और सटीक आकलन जिस राजनीतिक दल ने भी किया है। ये दोनों राजनीतिक दल के प्रवक्ता यहां बैठे आपस में सोचें, अंदर विचार करें कि आखिरकार